ऑफिशियल स्टोरीज के देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरे मियाँ अयाश आदमी थे, काफ़ी आमदनी थी, मगर अपनी ज़ात पर उनके अखराजात ही बेबहा थे। अच्छी शक्लो सूरत, खुश लिबास और हर वक्त उम्दा खुशबू में महकते। दूसरों के साथ हंसमुख खुश इखलाक, मगर मेरे साथ नहीं। कारोबार भी उनका खूब चलता था। दौलत बरसने लगी तो बुरी सोहबत में पड़ गए। पहले बहुत अच्छे थे, मेरा ख्याल रखते थे। जब 3 बच्चों की माँ बन गई, मेरी तवज्जो बच्चों की जानिब रहने लगी। अहमद ने मुझे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। सारी तवज्जो बाहर की सरगर्मियों की तरफ रहने लगी। बाहर की सरगर्मियाँ थी, रक्स मौसीकी की बहुत ज़्यादा आदी हो गए। कोठों पर जाकर तवाइफों का नाच गाना सुनते। पहले कभी कभार जाते थे, फिर ये रोज़ का मामूल हो गया। एक तो खैर तवाइफ ज़ादी से दिल लगाया गया था। शराब कबाब के इस कदर आदी हो गए कि घर बार का होश न रहा। बच्चों की जिम्मेदारियां मुझ पर डालकर खुद आज़ाद हो गए। दिन भर अपने कारोबार के सिलसिले में और रात को अयाशी में डूबे रहते। सुबह 11 बजे सोकर उठते और दफ्तर चले जाते। यही उनका मामूल था। उनको अपनी सरगर्मियों से फुर्सत न थी कि बीवी बच्चों को कुछ दे पाते। घरेलू मसाइल से नजरें चुराने लगे। जब उनकी लापरवाहियां हद से बढ़ गई, मैंने दबी जुबान में एहतजाज शुरू कर दिया। पहले तो झूठ का सहारा लिया कि कारोबार बहुत बढ़ गया है, तभी मसरूफियात बढ़ गई हैं, घर को टाइम नहीं दे पाता। रोज आधी रात के बाद शराब के नशे में धुत घर आते और बात पे बात उलझते। मेरी और बच्चों की नींद खराब करते। कुछ कहती तो बुरी तरह मारने लगते। तब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता। खूब रोती रहती और नसीब को कोसती कि खुदा करे ये दौलत ना रहे जिसके होने पर खुद तो अयाशी करते हैं और हमको पाई पाई के लिए तरसाते हैं। सच बात है कि दौलत की फरावानी अक्सर इंसान को उसकी औकात दिखा देती है। जब ज़र्फ का पैमाना झलक जाता है तो बंदा खुद को फिरौन समझ लेता है। ये भी गोया मेरे लिए फिरौन बन गए थे। मैं अपनी छोटी छोटी ज़रूरियत पूरी करने को तरसती। मुझे सजा के तौर पर खर्चा ना देते कि मेरी खुशियों पर वह बेला करके बदनाम करती हो और कारोबार को नुकसान पहुंचाने का सबब हो। हालांकि कारोबार को तो उनकी गफलत, मेरा रवैया नुकसान पहुंचा रहा था। मैं उनकी खुशियों में टांग नहीं अड़ाती थी, सिर्फ वक़्त पर खर्चा देने को कहती, लेकिन ये किसी बात पर कान न धरते। मुझे तरसा तरसा कर खर्चा देते थे। कुछ कहने पर मार पीट का हरबा इस्तेमाल करते और इस रवैये को उन्होंने अपना मामूल बना लिया था। उन दिनों में बहुत अफसुर्दा और चुप रहने लगी थी। बच्चे भी शदीद मुतासिर हो रहे थे। शोहर से इस कदर तंग आ गई कि बस चलता तो घर से निकल भागती, लेकिन इसके घर में भी रहना मेरी मजबूरी थी। एक तो छोटे 3 बच्चों का साथ, उनको लेकर कहाँ जाती। ऊपर से कोई अच्छा रिश्तेदार भी ना था कि 2-4 दिन ही पनाह दे देता। बहन कोई भी नहीं, एक भाई था, वो अमेरिका जा बसा। उसने कभी मुड़कर मेरी खबर न ली। दूर के रिश्तेदार हम मियाँ बीवी के मामलात में दखल अंदाजी न देते और ना ही मैं उनका सहारा लेती थी। उन दिनों का अहवाल क्या बताऊं। जी चाहता था कि खुदकुशी कर लूं। जिस औरत का खावन दौलत के नशे में मस्त हो, खुल्लम खुल्ला अयाशी करता हो, शराब पीकर घर आता हो, भला उसके ज़हनो दिल की क्या कैफियत होगी। मैं तो खुद को एक लवारिस लाश समझने लगी थी। बच्चे इस माहौल से अलग परेशान थे। जब मुझे रोता देख लेते तो सहम जाते। खुदा की करनी, इन्हीं दिनों मेरे शोहर को उनका एक पुराना क्लास फेलो मिला। उसका नाम नवाज था। नवाज को खबर न थी कि अमजद को दौलत ने इस कदर तब्दील कर दिया है। एक मेहनती और ज़हीन आदमी अब शराबो कबाब की नज़र हो चुका था। वो दूसरे शहर में रहता था, इसलिए मुद्दत से मुलाकात ना हुई थी और अमजद की ज़िंदगी का ये पहलू इससे छुपा हुआ था। ये नवाज को घर ले आए। बातों बातों में उसने जिक्र किया कि मुलाजमत इसी शहर में हो गई है और अब बोल रहा है इसके लिए किराए का मकान तलाश कर रहा है। मेरे शोहर ने फौरन ऑफर कर दी, मेरा घर हाजिर है, इतना बड़ा घर है, इसी घर में रहाइश पजीर हो जाओ। किराए की तो अमजद को कोई हाजत न थी। नवाज घर में रहाइश पजीर हो गया
ان کو فائدہ یہ تھا کہ نواز اور ان کے افراد مہمان کو ساتھ رکھنے سے میں تنہا نہیں رہوں گی، کیونکہ وہ خود تو اب مستقل گھر سے غائب رہتے تھے اور میں پوری طرح ملازموں کے رحم و کرم پر تھی۔ نواز نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد اس آفر کو قبول کر لیا اور ایک ہفتہ بعد وہ اپنی بڑی بہن کے ہمراہ ہمارے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اس کی یہ بہن شادی شدہ تھی، لیکن اپنے شوہر سے ناراضگی کے سبب اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا نام نائلہ تھا۔ نائلہ بہت اچھی خاتون تھی، زیادہ وقت میرے پاس گزارتی۔ جب نواز آفس چلا جاتا وہ میرے پاس آ جاتی۔ مجھے بھی ان دنوں کسی غم گسار کی شدید ضرورت تھی۔ نائلہ کی صورت میں ایک غم گسار اور اچھی دوست مل گئی تھی۔ چند ہی دنوں میں ان دونوں بہن بھائیوں پر میرے شوہر کے راز کھلنے لگے کہ بہت حیران ہوئے کہ امجد کس راستے پر چل نکلے تھے۔ ان کو مجھ سے ہمدردی ہو گئی۔ وہ نواز کو موقع ملتا تو دبے لفظوں میں سمجھانے کی بھی کوشش کرتے۔ تب اپنے معاملات میں ان کی مداخلت بری لگتی تو ان کا رویہ نواز سے روکھا روٹھا ہونے لگا۔ نواز نے بھی محسوس کر لیا اور ہمارے ازدواجی جھگڑے کے بارے میں اپنے دوست سے بات کرنا ترک کر دی۔ تاہم اس کا دل ضرور کرتا تھا کہ اتنا اچھا آدمی اس کا بچپن کا دوست کس راہ پر چل نکلا ہے۔ انہی دنوں نائلہ کی ساس سسر آئے اور نواز سے صلح کی بات چیت کی، کیونکہ نائلہ کی 2 بیٹیاں بھی تھی جو اپنی دادی کے پاس تھی۔ انہی کی خاطر وہ روٹی ہوئی بہو کو منا کر لے گئے۔ بچیوں کی خاطر اس نے بھی اپنے خاوند سے صلح کر لی۔ نائلہ کے جانے کے بعد تو پھر میں تنہا اور وحشت زدہ ہو گئی۔ وہ میری غم گساری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ اپنا دکھ اسے کہہ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی تھی۔ روتی تھی تو وہ چپ کرا لیا کرتی تھی اور تسلیاں دیتی تھی، ذرا اور صبر کر لو، آخر تو امجد بھائی راہ راست پر آ ہی جائیں گے۔ نائلہ کے جانے سے میرا غم دوگنا ہو گیا، جس کو نواز نے بھی محسوس کیا۔ وہ میرے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا۔ شام کو دفتر سے آ کر ان کے ساتھ لان میں کھیلتا اور ان کو وقت دیتا۔ بچے اس سے بہت مانوس ہو گئے تھے اور اب وہ اپنے باپ کی بجائے انکل نواز کے گھر لوٹ آنے کا انتظار کرتے تھے۔ چھٹی کے دن بھی امجد گھر نہ آتے، نواز بچوں کو سیر کرانے لے جاتے۔ میں بھی اس نیک دل آدمی کا خیال رکھنے لگی، جس کو کوئی بری عادت نہ تھی۔ گھر سے دفتر، دفتر سے گھر، یہی اس کی زندگی تھی۔ فارغ وقت میں بور ہوتا تو میرے بچوں سے دل بہلانے آ جاتا۔ اب میں صبح شام اسے کھانا بھجوانے لگی، کبھی ملازمہ کے ہاتھ اور کبھی میرے بچے خود اٹھا کے ان کے پاس لے جاتے۔ اگر کوئی ضرورت پڑ جاتی یا بچے بیمار ہو جاتے، ان کا سکول کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے پاس چلی جاتی کہ بھائی یہ مسئلہ ہے۔ وہ فوری میرا کام کر دیا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ ہماری تھوڑی بہت بات چیت ہونے لگی۔ مثلاً میں پوچھتی، نواز بھائی آج کھانا کم کھایا ہے یا سالن اچھا نہ تھا؟ وہ کہتا، نہیں بھابھی، سالن تو بہت مزیدار تھا، مگر میری طبیعت کچھ بوجھل بوجھل سی تھی، زیادہ بھوک نہ تھی۔ تنہائی کا شکار عورت تو چاہتی ہے کہ کوئی اس سے بات کرے، اس کا دکھ بانٹے۔ نائلہ چلی گئی، مگر نواز میری ذہنی اور دلی کیفیت سے آگاہ تھا۔ اس کی بہن میری ہر بات اسے بتا دیا کرتی تھی۔ تب جب بھی میں کچھ بات کرتی، نواز غور سے سنتا اور میری دل جوئی کر دیا کرتا تھا۔ کبھی تسلی کے 2 بول کہہ دیتا تو میرا دل ہلکا ہو جاتا، گویا نائلہ نہ تھی تو اس کا بھائی مجھے اپنا غم گسار لگنے لگا تھا۔ ایک وقت آیا کہ میں اپنے گھریلو معاملات میں اس کے ساتھ کھل کے بات کرنے لگی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ میں شدید افسردگی اور تنہائی کا شکار ہو چکی ہوں، اور اس نے اگر مجھے ان جذباتی الجھنوں کی بھنور سے نہ نکالا تو شاید خودکشی ہی کر لوں۔ نواز کو ہمارے گھر میں رہ کر امجد کے معاملات کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس نے باغور میرے خاوند کی شخصیت کا مطالعہ کیا، جس کا رویہ بظاہر کچھ اور اندر سے کچھ اور تھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعی اپنے عیاشی کے مزے لوٹنے میں امجد اندھا ہو چکا ہے اور شریک حیات کو مسلسل دکھ پہنچا رہا ہے۔ اس احساس کے ہوتے ہی اس نے میرے گھریلو اور بچوں کے مسائل اپنے سر لے لیے۔ بچوں کو سکول کا ہوم ورک کروانا، ٹیوشن کا انتظام کر کے دینا، ان کو شاپنگ کے لیے ساتھ لے کر جانا، بیمار ہو تو علاج کے لیے بھاگ دور کرنا، جبکہ امجد نے ہمیں یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔
कुदरती बात है कि इन हालात का जो नतीजा निकलता है वो यही निकला। मैं नवाज जी को अपने दर्द का मसीहा समझने लगी और इसकी हमदर्दी में सुकून तलाश करने लगी। वो गैर शादीशुदा था, नौजवान था, उसके करीब होती महसूस होने लगी। इस झुकाव को उसने मेरे रवैये से बहुत जल्द महसूस कर लिया और दूर अंदेशी से काम लेते हुए बहुत जल्द एक दूसरा मकान किराए पर हासिल कर लिया। बहुत रोकने के बावजूद वो हमारे घर से चला गया और नए मकान में मुंतकिल हो गया। ये मकान हमारे घर के पास ही था, बस 8-10 घर छोड़कर इसका घर आता था। बच्चों को उसने अपना घर दिखा दिया। अगर जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। उसके जाने के 15 रोज बाद एक दिन अमजद ज्यादा नशे में घर आए। रात के 2:30 बजे का वक्त होगा। आते ही मुझे मारने लगे, बेतहाशा मारा। मेरे चेहरे और बदन पर नील पड़ गए। दरअसल वो अपने हवास में न थे, न जाने किस आवारा हसीना से लड़कर आए थे। वो तमाम गुस्सा घर आते ही मुझ पर उतार दिया। सुबह वो बेहोश पड़े थे और मेरे हाल की कोई खबर न थी। रो रो कर मैं हलकान हो गई और बेकरार सी होकर बच्चों का हाथ थामा और घर से बाहर निकल गई। गली से गुजरते हुए मेरे बड़े बेटे अली ने, जिसकी उम्र इन दिनों 7 बरस थी, उसने इशारे से बताया कि अम्मी ये है अंकल नवाज का घर। इतवार का दिन था। मैं तो यूं ही बोझल कदमों के साथ चल रही थी, बगैर सोचे कि बच्चों को लेकर कहाँ जा रही हूँ। अली के कहने पर मैंने अपने गमगुसार का दरवाजा खटखटाया। नवाज खुद बाहर आया। मुझे बच्चों के साथ देकर पूछा, भाभी आप खैर तो है? मैंने बताया, नवाज भाई खैर नहीं है। रात बुरी तरह अमजद ने मुझे मारा है और मेरा सारा बदन नील नील कर दिया है। ये देख लो। मैंने चेहरे से चादर हटाई और अपनी गर्दन भी दिखाई, जिस पर गला दबाने से नीला काला निशान पड़ा हुआ था। उसको बेहद दुख हुआ। बोला, भाभी अंदर आ जाएं, यहाँ दरवाजे पर बात करना ठीक नहीं। मैंने उसके घर के अंदर कदम रख दिया और तमाम अहवाल उनको सुना दिया। हालात का तो वो खुद चश्मे दीद गवाह था। उसने पूछा, अब आप क्या चाहती हैं? मैं उससे छुटकारा चाहती हूँ, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। क्या अदालत से रजू करना चाहती हैं? हाँ, कोई अच्छा सा वकील करना चाहती हूँ जो खर्चा भी इस जालिम से दिलवाए। इसके साथ रहने से अब जान को खतरा है। वकील करा दिया तो इस दौरान कहाँ रहेंगी? जाहिर है दावा करने के बाद उसके घर में तो नहीं रह सकेंगी। मेरे पास इतने पैसे हैं कि साल भर के लिए किराए के लिए घर में रह सकूंगी, वरना जेवर बहुत है मेरे पास। उसने कहा, सोच लीजिए भाभी। मैंने सोच लिया है नवाज। इंसान को अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी होती है। जान का खतरा हो तो किसी दीवाने के साथ कोई नहीं रह सकता। बच्चे तो किसी सूरत इसको नहीं दे सकती, वो इनके मुस्तकबिल का भी सत्यानाश कर देगा। मेरी इल्तिजा पर उसने मदद का दावा कर लिया और कहा, मैं किसी अच्छे वकील को देखता हूँ और कोई किराए के मकान का भी बंदोबस्त करता हूँ। बाकी बातें बाद में करेंगे। नवाज के कहने पर मैं घर वापस लौट गई, लेकिन अब मुझे शोहर से नफरत हो गई थी। तहैया कर लिया कि अब इस आदमी के साथ ना रहूंगी। वो दूसरी शख्सियत का मालिक है। मेरे मजबूर करने पर नवाज ने एक किराए का मकान तलाश कर लिया और मैं बच्चों को लेकर उसमें रहने लगी। उसने एक अच्छे वकील का भी बंदोबस्त कर दिया था और खुद पसे मंजर में रहा था कि अमजद से राहे रात जगराना मोल ले। ये सब कुछ मेरी इल्तिजाओं पर किया था, हालांकि वो नहीं चाहता था कि मैं ऐसा कदम उठाऊं। लेकिन जुल्म सहने की भी कोई हद होती है। उसने तो इंसानी हमदर्दी की बिना पर मेरा साथ दिया था, लेकिन ये मेरा कसूर था कि उससे गलत उम्मीद लगा ली। चाहती थी कि मैं खुला के बाद उससे शादी कर लूं। ताहम उसने मुझे समझाया कि भाभी आप मेरे नज़दीक बहुत मोहतरम है। ये नहीं हो सकता क्योंकि मेरी वालिदा बहन भाई इस पर हरगिज राजी ना होंगे। ऐसा ख्याल दिल से निकाल दें। इसके बाद उसने मुझसे किनारा कशी इख्तियार कर ली और घर भी बदल लिया। अब मैं वकील के बुलाने पर अकेली ही केस लड़ रही थी। मेरे पास जो जेवर था, जो एक एक करके बिक गया और केस की नजर हो गया। आखिर पेशी के दिन, जबकि मैंने अदालत में बच्चों के हमरा जज के रूबरू पेश होना था, इत्तेफाक से नवाज भी किसी काम से अदालत आ गया। उसे खबर न थी आज हमने पेश होना है। जब अमजद ने उसे देखा
तो दौड़कर नवाज के पास गया और इल्तिजा करते हुए बोला, नवाज अपनी भाभी को समझाओ, वो ऐसा ना करे और केस वापस ले ले, वो बहुत बुरा कर रही है। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी शराब नहीं पीऊंगा, उस पर हाथ ना उठाऊंगा और बच्चों का ख्याल रखूंगा। तहमीना को भी कोई तकलीफ ना दूंगा। एक बार मुझे मौका दे, मुझे बहुत सजा मिल गई है, इतना काफी है, मैं सुधर गया हूँ। अब बच्चों को ये दरबदर न करे। अमजद के कहने पर वो मेरे पास उसे देखकर बच्चे दौड़कर उससे लिपट गए। उसने मुझसे बच्चे लेकर अमजद से मिलवाए तो बच्चे भी बाप से लिपट गए कि अब्बू हमारे साथ चलें, हमारे पास क्यों नहीं रहते आप। अमजद ने कहा, मैं तो तुम लोगों के पास रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी अम्मी साथ नहीं रहना चाहती। मेरी बेटी तो अपने बाप को बार बार चूम रही थी। अजीब जज्बाती मंजर था। मैं जरा दूर खड़ी थी, अपनी आंखों से देख रही थी। फिर अमजद नवाज मेरे पास आए और बोले, तहमीना, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। वादा करता हूँ कि तुमको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इन मासूम बच्चों की खातिर हम साथ रहेंगे। नाराजगी खत्म करो, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। नवाज साथ न देता, मैं केस करने की जुर्रत कभी न करती। अब वो भी मासूम बच्चों की इल्तिजा पर पशेमान खड़ा था, जो हाथ जोड़कर मुझसे कह रहे थे, मामा मान जाओ ना, पापा से सुलह कर लो, हम साथ रहेंगे। मैं चोर सी बनी खड़ी थी। तब नवाज ने कहा, भाभी, इन बच्चों की तरफ देखो और अमजद भाई से सुलह कर लो। ये अपने किए पर नादम है। इनको बच्चों की जुदाई से काफी ज्यादा सबक मिल चुका है। आप भी एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ की तरह सब दुख भुलाकर ममता की लाज रख लें। इस दिन मैंने बच्चों के बारे में सोचकर शोहर से अदालत में सुलह कर ली और खुला का केस वापस ले लिया। हमारा घर फिर से आबाद हो गया। आज बच्चे के अपनी मंजिलों पर पहुंच चुके हैं। मैंने तो दुख सुख जी लिया। अगर नवाज ने बजाय सीधी राह दिखाने के बहकाने में मेरा साथ दिया होता तो यकीनन आज मेरा घर बर्बाद हो चुका होता और बच्चे भी न जाने किन हालात का शिकार होते। मजीद ऐसी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही कहानियां मिलती रहेंगी। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।